इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। तो आज मैं ये लाइव इंटरेक्शन में आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ यूपीएससी टाइम प्लेटफॉर्म पर। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं तेजस्वी राणा। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ 2017 बैच की। अभी मैं वेस्ट बंगाल काडर में हूँ। मैंने सीएससी 2016 क्लियर किया था, तब मेरा रैंक 12th रैंक था। और उसके बाद अभी मैं वेस्ट बंगाल काडर में करंटली सर्व कर रही हूँ। अ, अपने बारे में बताना चाहूँगी थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले विद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। कि मैं हरियाणा को बिलोंग करती हूँ। मैं एक वहाँ पे एक टाउन, एक शहर है कुरुक्षेत्र, वहाँ से मैं आती हूँ। मैंने 10th तक का अपना जो स्कूलिंग है वहीं पे किया, और उसके बाद मैंने 11th-12th का कोचिंग, आईआईटी जेई कोचिंग लेने के लिए मैं कोटा गई। फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम जेई का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, और उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। और उसके तुरंत बाद ही मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, और उसके तुरंत बाद ही मैंने अटेम्प्ट किया यूपीएससी का। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन 2015 में हुआ, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी 2015 में दिया। उस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने एक और अटेम्प्ट दिया, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मेरा रैंक 12th रैंक आया। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताना मैंने बताया, और मैं इसमें ये भी आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैं आईआईटी कानपुर से हूँ, तो एक क्वेश्चन मन में उठता है कि मैंने कैसे यूपीएससी ही चूज़ किया, या क्यों यूपीएससी चूज़ किया। तो मेरा स्टोरी थोड़ा ऐसा है कि मैंने यूपीएससी शायद बाय एक्सक्लूडिंग अदर ऑप्शंस मैं यूपीएससी पर आई। यूपीएससी हमेशा से एक चॉइस तो था ही। हम जब स्कूल में जाते थे या कॉलेज में भी, हमेशा से हमें एक कि आईएएस भी एक पॉसिबल ऑप्शन है, हम उसको परस्यू कर सकते हैं, एक अच्छा करियर है, ऐसा हमेशा सुनते थे। लेकिन मैंने जब इसको फाइनल किया, तब तभी किया जब बाकी सब ऑप्शंस को मैंने एक्सक्लूड कर लिया। जैसे कि हमारे पास वहाँ पे यूजुअली कॉलेजेस में या जो भी हायर एजुकेशन के बाद यही ऑप्शन होता है कि या तो हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, या हम हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो मैंने दोनों में ही कुछ-कुछ इंटर्नशिप करके देखा था, लेकिन मुझे दोनों का ही जो मान लीजिए जो भी वर्क प्रोफाइल है उतना समझ में नहीं आया। ना ही प्राइवेट सेक्टर का आया, और ना ही बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन का आया। लेकिन जब हमने यूपीएससी के बारे में पढ़ा, या ये जानने की कोशिश की कि एक आईएएस या आईपीएस या सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स क्या करते हैं, और उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट की उन वर्क प्रोफाइल से अट्रैक्ट होने के लिए, तो प्रिपरेशन में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। प्रिपरेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम लोग वही चीज़ें पढ़ते हैं प्रिपरेशन में जो एक आईएएस ऑफिसर बाद में जाके, या कोई भी सिविल सर्वेंट बाद में जाके डील करता है। तो प्रिपरेशन के टाइम पे भी एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच, या बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन रहता था कि हाँ, अगर हम भी कभी ये सर्विस में आ पाएंगे तो इन सब मैटर्स को लेके कुछ इम्पैक्ट कर पाएंगे, कुछ डिसीजंस ले पाएंगे। तो वो मुझे बहुत एक्साइट करता था, और शायद इसीलिए मैंने फाइनली बाकी दोनों प्रोफेशंस उतने मुझे समझ में नहीं आए, और क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, मुझे लगा कि ये सब इन सब टॉपिक्स पे अगर कुछ काम करने को मिले जिसमें इम्पैक्ट हो सके इतने बड़े लेवल पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने यूपीएससी फाइनली सेलेक्ट किया और उसकी प्रिपरेशन की। किसी भी आप टॉपर का सुनेंगे अगर इंटरव्यू, तो वो सब यही बोलेंगे कि वाई वाई ओनली टॉपर। किसी भी आदमी जिसने कुछ भी अचीव किया लाइफ में, तो उसके सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। इनफैक्ट मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो बेस बिल्डअप होता है, मतलब जब हमने फर्स्ट सेकेंड या नर्सरी का एजुकेशन स्टार्ट किया था, तो तब से ही जितने लोगों ने हमें इन्फ्लुएंस किया, चाहे वो फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, पेरेंट्स, तो हमेशा ही साथ में रहेंगे। तो उन सबका ही एक कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप बनते हैं लास्ट में, जो व्हाटएवर द लास्ट प्रोडक्ट इज, वो इन सबके कंट्रीब्यूशन से ही बनता है। तो आई थिंक प्रिपरेशन के स्टेज में भी मुझे ऐसा फील होता था, कुछ ऐसी बातें याद आती थी अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की, विच गॉट मी गोइंग। तो सबका ही अपना कंट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का। और आई थिंक जब सभी सपोर्ट करते हैं, तभी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है इस तरह के एग्जाम को क्लियर करने के लिए।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो एक लंबा एग्ज़ाम है। मतलब मतलब इसमें पूरा एग्ज़ाम देने में ही ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है, और अगर आप मान के चलें कि 1 साल प्रिपरेशन का, तो अगर आप में से कोई भी सोच रहा है, अगर आप में से कोई भी सोच रहा है कि इस एग्ज़ाम के लिए देना है, तो कम से कम 2 साल का टाइम फ्रेम, कुछ-कुछ लोग 1 साल में भी कर देते हैं, लेकिन आई थिंक ऑन एन एवरेज मिनिमम 2 साल का टेन्योर आप अपनी लाइफ से दे सकते हैं। ये आप लोगों को सोच के आगे बढ़ना चाहिए इस एग्ज़ाम का जब आप प्रिपरेशन करने लगें। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। तो मैं जो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, मैं आपको 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में मैं बताना चाहूँगी। फर्स्ट जो पार्ट है वो है जो सबसे स्टार्टिंग में होता है, वो होता है एक बेसिक प्रिपरेशन का, कि उस टाइम में वो आपका 3 टू 4 मंथ्स भी चल सकता है, 6 मंथ्स भी चल सकता है। वो पार्ट है कि जब आपने सोचा है कि हम यूपीएससी प्रिपरेशन करेंगे और आपको नहीं पता है कि कैसे करना है, तो उस टाइम पे आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए? उस टाइम पे आप का अप्रोच रहना चाहिए कि आप हम जैसे मैंने किया था, जैसे सबसे पहले सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या-क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अलाउड हैं, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, मतलब कि जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन पब्लिश होता है हर साल का, तो पिछले साल का लेके उसमें सबसे पहले ये देखा कि उसमें उस नोटिफिकेशन में क्या-क्या लिखा है, कैसे-कैसे एग्ज़ाम दिया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स का एक सिलेबस आपके सामने आएगा और मेंस का एक सिलेबस आपके सामने आएगा। आजकल देखिए सोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है। जैसे आज मैं आपके साथ लाइव इंटरव्यू कर रही हूँ, और बहुत सारे टॉपर्स का लाइव इंटरैक्शन और बहुत सारे वीडियोज़, ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। सोर्सेज़ का भी कोई कमी नहीं है। बुक्स, हर टॉपिक के लिए कोई ना कोई बुक, इनफैक्ट आज के टाइम में तो मैं बोलूँगी कि देयर इज़ नो डर्थ ऑफ द सोर्सेज़। जैसे जब हम भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो कुछ-कुछ टॉपिक्स के लिए लगता था कि थोड़ा-सा कमी है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि द प्रॉब्लम इज़ प्लेंटी, कि इतने सारे सोर्सेज़ हैं कि उसमें से कौन-सा सिलेक्ट करें, और उसको वो ठीक है कि नहीं है। कई बार हम खो जाते हैं कि एक ही टॉपिक के लिए इतने सारे सोर्सेज़ प्रिपेयर कर लिए। तो आजकल सोर्सेज़ या बुक्स, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको मतलब बहुत सारे हर जगह मिल जाएँगे, और आप मल्टीपल सोर्सेज़ को अगर कंपेयर करेंगे, तो देखा जाएगा कि मोस्टली सबके सोर्सेज़ पढ़ने के सेम ही हैं, और उन सोर्सेज़ को भी अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आपको दिखेगा कि उसमें भी मटीरियल मोटा-मोटी सेम है। आप अगर जिसको भी फॉलो करते आपका एंड रिज़ल्ट सेम ही होता। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उस सिलेबस से ही स्टार्ट की, और बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स पढ़े, कुछ आर्टिकल्स पढ़े कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जो बेसिक प्रिपरेशन है कि आपने अपना बेस बिल्डअप किया, उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बेस बिल्डअप करने के लिए कुछ-कुछ बुक्स हैं जो कि आई थिंक सब टॉपर्स ने मोस्टली सिमिलर बुक्स ही पढ़ी हैं। अब मेरे को भी एक्चुअली कुछ साल हो चुके हैं एग्ज़ाम क्लियर किए हुए, तो हो सकता है मेरे सोर्सेज़ थोड़े पुराने हों और आपके पास अब और नए सोर्सेज़ आ गए हों, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ पे फ़ोकस नहीं करना चाहूँगी। लेकिन एक किस तरह से क्या टाइमलाइन रहता है, किस तरह से करना चाहिए, वो मैं बताना चाहूँगी। तो बेस बिल्डअप करने के लिए जैसे मान लीजिए टोटल 7-8 सब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेबस में। हिस्ट्री है, ज्योग्राफ़ी है, इकोनॉमिक्स है, आपका पॉलिटी है, उसके अलावा एनवायरनमेंट है, आपका साइंस है। ये मोटा-मोटी 6-7 मेजर टॉपिक्स हैं, और यही टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स में भी हैं, और मेंस में इसी को ही एक्सपैंड करके दिया गया है। तो सबसे पहले जो आपका बेस जब आपको बिल्डअप करना होगा, तो इन सब बेसिक सब्जेक्ट्स की आप कोई 1-2 बुक्स, बेसिक बुक्स पढ़िए। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी आपको, कि जैसे कि मान लीजिए पॉलिटी है। अब पॉलिटी के लिए हमारे टाइम में तो लक्ष्मीकांत ही हम पढ़ते थे। आई होप कि अभी भी आप लोग वही पढ़ रहे होंगे। पर वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बहुत थॉरो बुक है, बहुत क्रिस्प बुक है। इसी तरह से हिस्ट्री के लिए हम लोग जैसे जब थे, तो बिपिन चंद्रा पढ़ते थे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और जो एंशिएंट और मिडिएवल पोर्शन था, उसके लिए मैंने तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ यूज़ की थी। मैंने घर से ही प्रिपरेशन की, कुछ टाइम मैं दिल्ली में भी थी, तो दिल्ली के बहुत पास थी, तो दिल्ली में जो मटीरियल अवेलेबल है डिफरेंट बुक स्टोर से, तो उसका एक्सेस मेरे पास था। तो मुझे कुछ ओल्ड एनसीईआरटीज़ के प्रिंटआउट्स वगैरह मिले थे, वो बहुत अच्छे से लिखी हुई थी, तो मैंने वही यूज़ की थी। इसी तरह से ज्योग्राफी के लिए जो करंट एनसीईआरटीज़ हैं, वो हमने यूज़ की थी।
इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने 11th-12th की 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटीज़ यूज़ की थी और उसके बाद कुछ-कुछ नोट्स भी यूज़ किए थे। आई थिंक अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। दिल्ली में तो अवेलेबल थे ही, आई थिंक आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे। तो उनके नोट्स बहुत टॉपिक वाइज़ रहते हैं, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो बाकी बुक से कवर नहीं होती, वो सब कवर हो जाती हैं। जैसे कि साइंस हुआ या एनवायरनमेंट हुआ, इसके लिए मोस्टली नोट्स पे रिलाई करना पड़ता है। तो जब आपके 3-4 मंथ्स में ये एक बेसिक प्रिपरेशन हो जाए, तो उसके बाद आप रेडी हैं मतलब सिलेबस के हिसाब से पॉइंट बाय पॉइंट प्रिपरेशन करने के लिए। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि ये बेसिक प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है? आप में से जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मतलब जितने लोग आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोल देती हूँ कि बेसिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना मतलब हमारा तो इन सब्जेक्ट्स का कोई बैकग्राउंड होता नहीं है। तो इसके बिना मान लीजिए कोई भी अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, मान लीजिए किसी पार्लियामेंट में किसी इम्पीचमेंट को रिलेटेड है या कोई कुछ भी रिलेटेड है अगर तो वो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स ही कभी नहीं पढ़े हैं, आपको पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रफली क्या लिखा हुआ है। मैं ये नहीं बोलती कि सब कुछ आपको याद होना चाहिए, लेकिन एक रफ आइडिया कि क्या प्रोविजंस हैं मेन, तो उसके बिना आपके लिए डिफरेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स के समझने बहुत मुश्किल हो जाएँगे। तो इसलिए एक बेसिक प्रिपरेशन की जाती है कि अब आप रेडी हैं, अब आप जो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो करंट अफेयर्स में हो या फिर वो आपके मेंस के जो टॉपिक बाय टॉपिक है, वो आपकी समझने की क्षमता अब बन गई है। अब आप उसको समझ सकते हैं, डीप में जाके पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो बाकी का 3 प्रिपरेशन का स्टेज आता है, वो तो मोस्टली आपका एग्ज़ाम सेंट्रिक ही होता है। मैंने जो किया था, मैंने प्रीलिम्स का प्रिपरेशन एज़ सच नहीं किया था। जो मैंने पहले मैंने प्रीलिम्स का प्रिपरेशन नहीं किया था, रादर आई वुड लाइक टू से दिस। जो बेसिक बुक से जितना प्रीलिम्स के लिए भी बेस बना, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मेंस के प्रिपरेशन से मेरा मतलब है कि मेंस के सिलेबस में देखिए टॉपिक दिया हुआ है। हिस्ट्री को मान लीजिए 9-10 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, ज्योग्राफी को भी उस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो उसका टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपरेशन, अब हर टॉपिक का कोई ना कोई सोर्स होगा, जो कि मेरे हिसाब से आज के टाइम में खोजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर टॉपर ने अपने ब्लॉग में दिया हुआ है और बाकी आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा। लेकिन उस सोर्स को कवर करना अच्छे से उस टॉपिक के लिए, वो आपका काम है और इस काम को करने के लिए भी वापस से 3 टू 6 मंथ्स आपको लगेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है। कुछ लोग अगर सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे, फुल टाइम डिवोट कर सकते हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा जल्दी कर लें, लेकिन मोस्टली इतना टाइम लगेगा। हो सकता है आपको 7, 8, 9 मंथ्स भी लग जाएँ इनको प्रिपेयर करते-करते। तो उसके बाद सेकंड जो स्टेज रहता है, उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। और जब हम टॉपिक बाय टॉपिक हम प्रिपेयर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं नोट्स बनाने का भी, बिकॉज दिस इज लाइक जस्ट अ फर्स्ट रीडिंग। लेकिन आप चाहेंगे कि आप अपने जो भी रीडिंग हुआ है, आपका जो भी स्टडी मटेरियल आप लिए हैं, उसमें और चीज़ें भी तो ऐड होती जाएंगी जब कोई नया स्टडी मटेरियल आएगा या करंट अफेयर्स से। तो ये सब पढ़ के हम चाहेंगे कि जब हम फर्स्ट रीडिंग करें या सेकेंड रीडिंग दें, तो हम अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लें। अब बहुत बारी ये क्वेश्चन रहता है कि नोट्स हम क्या अलग से बनाएं, हम सब कुछ वापस से लिखें नोट्स में या वहीं पे ही अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, किस तरह से करें? देखिए, ये इसका कोई भी एक जवाब नहीं रहेगा। ये आपको अपने लिए भी डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन हर टॉपिक के लिए अलग होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अब आजकल सब कुछ ऑनलाइन का ज़माना है, तो एक जगह तो आप अपने ऑनलाइन नोट्स रखें ही। ऑनलाइन नोट्स रखने का मतलब ये है कि कुछ टॉपिक्स के लिए आपके पास ऑनलाइन नोट्स होंगे। मोस्टली ये वो टॉपिक्स होते हैं जो बहुत डायनामिक टॉपिक्स होते हैं, कि जैसे मान लीजिए कोई भी इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक हो सकता है। मान लीजिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, आपने उसमें नोट्स अपने बना लिए कि जैसे क्या नोट्स होंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, कि इंडिया में एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उनका क्या क्या सोल्यूशन किया जा सकता है, या गवर्नमेंट की मेन स्कीम्स। अब इसको मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको ऑनलाइन नोट्स देना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई एक एग्रीकल्चर का नया स्कीम गवर्नमेंट लेके आया, तो ये भी उस टॉपिक का ही पार्ट है। मतलब जब आप अपना GS3 का पेपर देने जा रहे होंगे और आपको सब कुछ फटाफट रिवाइज करना होगा,
तो ये तो उसी टॉपिक के अंडर कवर होगा। तो आप चाहेंगे कि आपका उस टॉपिक का सारा मटेरियल एक साथ हो, तो जितने भी ये डायनेमिक टॉपिक्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आप चाहेंगे कि आपका एक डिजिटल नोट्स हो, ताकि उसमें आपने डाल दिया और उसमें आप एडिट कर सकते हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिट, मॉडिफिकेशन, ऐड करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि जितने भी ऐसे टॉपिक्स आपको लगते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही जा रहे हैं या आपको उसमें हमेशा कुछ ऐड करना पड़ेगा, उनको आप डिजिटली बनाइए। मतलब जैसे मैं एवरनोट यूज़ करती थी, अभी तो बहुत और भी सॉफ्टवेयर्स होंगे। और इसमें एक ये भी चीज़ है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी जैसे बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता था, बिकॉज़ यू नो आप आजकल तो सारे न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन हैं, तो फटाफट उसको ऑनलाइन खोला और वहीं से कॉपी पेस्ट करके उसको पॉइंट फॉर्म में ले आए। तो उस तरह से डिजिटल नोट्स में बहुत ईज़ी रहता है। अगर आप सब कुछ लिखने लगेंगे तो शायद उतना टाइम आपके पास नोट्स बनाने का नहीं होगा। इसके अलावा जो मैं एक सेकंड, राइट। तो इस तरह से आप अपना सेकंड स्टेज का जो प्रिपरेशन है, विच इज़ जो मेरे लिए मेंस का प्रिपरेशन था, जो टॉपिक बाय टॉपिक मैंने किया, उस पे आप फोकस करेंगे। अब इसमें जो टॉपिक बाय टॉपिक आपको जाना पड़ेगा, जीएस 1, 2, 3, 4, जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको हर टॉपिक के लिए कोई ना कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं क्योंकि ये सेशन ले रही हूँ तो मैं कुछ सोर्सेज बोल देना चाहूँगी। जैसे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं करना चाहती, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल्स कि किस तरह के टॉप सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे कि जैसे जीएस 1 पे अगर हम आए तो इंडियन कल्चर, आपको पता है जैसे नितिन सिंघानिया सर ने अपने नोट्स बहुत उनके फेमस थे हमारे टाइम पे, और अब तो उनकी बुक भी है, वो हमारी काडर के ऑफिसर हैं। तो वो बहुत थरो है, उससे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इंडियन कल्चर पे वो सारे आपके आंसर हो जाते हैं। तो वो जैसे एक सोर्स हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने बोला, बिपिन चंद्रा हमने कंसल्ट किया था। फिर उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक एनसीईआरटी आता था हमारे टाइम पे, उसका पोर्शन हमने कंसल्ट किया था। आई थिंक 11th या 12th का एनसीईआरटी था, अभी भी आई थिंक वो सेम ही होगा। और फिर कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे सोशलिज्म के टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए सोशियोलॉजी का एनसीईआरटी से मैंने नोट्स बनाए थे। और उसके अलावा ज्योग्राफी के नोट्स थे तो एनसीईआरटी से थे। और फिर कुछ कुछ टॉपिक्स आप देखेंगे कि कुछ कुछ बच जाते हैं जिसका सोर्स आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, या एनसीईआरटी या नॉर्मल बुक्स में वो एक्सक्लूडेड है। तो उसके लिए फिर कोचिंग के नोट्स आई थिंक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि जो कोचिंग के नोट्स होते हैं वो बहुत टॉपिक बाय टॉपिक होते हैं और उसमें सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर कर दिए जाते हैं। तो जहाँ भी आपको कोई स्ट्रगल फील हो कि आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आई थिंक कोचिंग के नोट्स को आप रेफर करके बहुत इजीली आप कर सकते हैं। जैसे आपको इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे टाइम पे स्पेसिफिकली मैं बताती हूँ कि आजकल तो मैंने देखा है कि बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, लेकिन हमारे टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत सारी बुक्स नहीं होती थी। तो या तो हम सिर्फ करंट अफेयर्स ही प्रिपेयर करते थे, और या फिर हम कोचिंग की जो बुक्स मतलब जो बुकलेट्स रहती हैं उस पर डिपेंड करते थे, क्योंकि उसमें हर कंट्री का कुछ कुछ एक बेस दिया होता था। जैसे इंडिया पाकिस्तान है तो मेन मेन इश्यूज क्या प्रॉब्लम्स हैं दिया होता था, और फिर वो तो बाकी तो सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते थे उसमें। तो इस तरह से मैंने पेपर बाय पेपर, टॉपिक बाय टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया था, और उसके जब मैं पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाए थे। अच्छा, कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा स्टैटिक होते हैं, जैसे कि इंडियन कल्चर, अब हिस्ट्री, ये सब इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है नहीं, जो है वैसा ही है। तो इसमें आप लोग नोट्स बनाना अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बुक में सब कुछ है, तो उसी में हाईलाइट कर लिया, उसी को बार बार पढ़ लिया, तो आपका जो टाइम है नोट्स को मतलब एक तरह से रिप्रोड्यूस करने का, एक जगह टाइप करने का या लिखने का, वो बहुत सेव होगा। फिर जीएस पेपर 2 भी इसी तरह से ही था। लक्ष्मीकांत से मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो टॉपिक्स बच गए थे वो नोट से ही मोस्टली मैंने कवर किए थे। मेरे टाइम पे वहाँ पे जो दिल्ली के जो बुक स्टोर्स हैं, अभी तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल अवेलेबल है, वाजीराम एक्सेट्रा, उन सब के अच्छे नोट्स होते हैं, तो वहाँ सबसे मैंने प्रिपेयर किया था। तो इसी तरह से लास्ट में मैं बाकी तीनों पेपर का तो ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रैटेजी रहता है, लेकिन एथिक्स के लिए मैं थोड़ा सा बोल देना चाहूँगी कि एथिक्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। एथिक्स के प्रिपरेशन के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, जो मैंने किया था, मैंने लास्ट 5, 6, 7 ईयर्स के जितने भी एथिक्स के पेपर्स थे वो मैंने सॉल्व करके देखे थे,
और उनके आंसर्स लिख के ही एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन मोस्टली हो गया था, क्योंकि एथिक्स का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, जैसे स्पेशली केस स्टडीज़ वगैरह, वो तो आपको कहीं भी कोई भी बुक को पढ़ने से उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इट इज़ मोस्टली कॉमन सेंसिकल। तो आपको उस कॉमन सेंसिकल नॉलेज को किस तरह से केस स्टडी के आंसर में उतारना है वो आना चाहिए। तो वो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं। तो वो उस तरह से ही होता है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो बचते हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या मान लीजिए कुछ कुछ टर्म्स होती हैं, ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी, उस टर्म की डेफिनेशंस वगैरह, तो उसके लिए बहुत सारे बुक्स हैं, उसके लिए नोट्स हैं। तो उससे एक बार जस्ट कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें प्रिपेयर कर ली कि किसी भी अगर कोई डेफिनेशन पूछी जाती है ऑनेस्टी की, इंटेग्रिटी की, तो आप क्या देंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो एथिक्स का पोर्शन है उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। इनफैक्ट एक हमारे टाइम पे एक वो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट भी थी, एथिक्स इन गवर्नेंस, तो वो अगर आप कभी आपके पास टाइम हो फ्री तो वो आप पढ़िएगा, क्योंकि उसमें एथिक्स को बढ़ाने के लिए जो बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं, जो कि आप अपने डिफरेंट केस स्टडीज़ में, आंसर्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो जीएस 4 के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप मेन है आंसर राइटिंग, और इसीलिए आपका बहुत टाइम भी सेव होता है। दिस इज़ नॉट वन ऑफ द पेपर्स जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लेंथ पे ये करना है, प्रिपरेशन करना है। आप बस केस स्टडीज़ ये करिए, और हर हर उसके लिए जैसे नोट्स में हम लोग क्या करते थे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट हर क्वेश्चन तो किसी ना किसी एथिकल ट्रेट पे होता है, जैसे कि ऑनेस्टी पे हो सकता है, इंटेग्रिटी पे हो सकता है, या ब्रेवरी पे हो सकता है। तो उसकी जैसे छोटी 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 डेफिनेशंस, और उसमें फिर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स क्या है कि डायनेमिक हैं, कोई करंट अफेयर का इंसिडेंट हुआ और उससे आपका से ऑनेस्टी का, इंटीग्रिटी का एक केस स्टडी या एक एग्जाम्पल आया, तो वो उसमें ऐड कर लिया। इस तरह से छोटे छोटे आप नोट्स बना सकते हैं, सो दैट जब आप आंसर लिखें तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज हों आपके जो स्टैंड है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो उससे आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा और एक अच्छे नोट्स बनेंगे। एथिक्स के लिए कुछ कुछ हम लोग ये भी करते थे कि जैसे कुछ बहुत अच्छे जो मेरे नोट्स में आपको मेरे नोट्स में मैंने इंक्लूड किया हुआ था, जैसे कि बहुत कोई एथिकल, जैसे कुछ कोई गांधी जी का कोई स्टेटमेंट है, या इस तरह का कुछ जो भी बड़े लोगों की कही हुई बातें हैं जो उस में सूट कर रही हैं, तो वो सारे ना हम लोग एक्चुअली याद ही कर लेते थे, सो दैट उसको जो भी आंसर है उसमें हम लोग एकोमोडेट कर सके। अच्छा, अब इसके अलावा ऑप्शनल सिलेबस के लिए भी प्रिपरेशन होगी। ये जो सेकंड फेज ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें ऑप्शनल का भी प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ऑप्शनल का प्रिपरेशन से पहले ये सवाल उठता है कि ऑप्शनल हम कौन सा चूज़ करें। देखिए, इसमें मेरा सिर्फ एक ही, अगर मैं थंब रूल बोलूँ तो मेरा यही थंब रूल है कि जो भी सब्जेक्ट आप पूरा 1 साल पढ़ सकते हैं, आपको वही चूज़ करना चाहिए। देखिए, हर सब्जेक्ट मेरे हिसाब से हर आदमी के लिए नहीं होता। आज इकोनॉमिक्स मुझे जिस तरह से पढ़ के समझ में आता है, या मैं अगर 1 साल तक उसको पढ़ सकती हूँ और मेरा इंटरेस्ट है उसमें, हो सकता है कि किसी और को उस तरह से उसमें इंटरेस्ट नहीं भी आए। आई हैव सीन पीपल कि जिनको फिलॉसफी का नैक उनमें बहुत अच्छा होता है, मतलब वो जैसे ही फिलॉसफी के सब थ्योरीज पढ़ते हैं उनको तुरंत समझ में आती है, तुरंत क्लिक करती है, और दे कैन रीड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे शायद फिलॉसफी उतने अच्छे से इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। तो आई थिंक हर इंडिविजुअल का उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे, उनका एक किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए नैक होता है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से तो हमें वही टॉपिक लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर आपका वो सब्जेक्ट यही है, मतलब आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही है, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत सेव होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी होती हैं। और ऐसा भी होता है कि कई बार अगर पेपर में अचानक से कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका आपने यूपीएससी प्रिपरेशन में प्रिपेयर नहीं किया है, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे वो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होता है और उससे हम आंसर लिख पाते हैं। तो अगर आप में इंटरेस्ट है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर कई बार आपको लग रहा है कि आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, बिकॉज़ जब हम ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है। जैसे यूजुअल जो पेरेंट्स बोल देते हैं या जैसे भी होता है वैसे ही हम लोग ले लेते हैं। तो उस केस में आपको कुछ टॉपिक्स जितने भी लिस्ट है आप पढ़िए ऑप्शनल सब्जेक्ट की। डेफ़िनेटली आप 2 या 3
टॉपिक्स को या सब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये शायद ठीक है मेरे लिए। अगर सिर्फ टॉपिक का नाम पढ़ के, सब्जेक्ट का नाम पढ़ के नहीं समझ में आ रहा, तो आप सभी सब्जेक्ट के सिलेबस पढ़िए, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि हाँ ये तरह के टॉपिक में मुझे इंटरेस्ट है। जैसे कुछ लोगों को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो उस तरह से एक दो सब्जेक्ट आप अपने लिए सब सेलेक्ट करिए। और फिर उसका मान लीजिए अगर आपको 15-20 दिन भी लगे एक सब्जेक्ट पे, तो उसको पढ़ के देखिए, उसके सोर्सेज ढूंढिए, उन जो बुक्स लिखी है उनको पढ़ के देखिए, और उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट के साथ बहुत सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसको चूज करिए। अब वो कंफर्टेबिलिटी आपके पढ़ने के इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब कुछ कुछ ऐसा होगा, हो सकता है आपको बहुत अच्छा सोर्स ही नहीं मिल रहा है, या जो बुक्स हैं आपको नहीं उतनी समझ में आ रही, तो आप ऑब्वियसली जिसकी सोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर करेंगे। कई बार पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि मुझे दोनों ही ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपको टाइमलाइन में समझ में आता है कि ये तो मेरा जल्दी से कवर हो जाएगा और इसका मेरा कवर करने में बहुत टाइम लगेगा, या उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बहुत सारा कोचिंग अवेलेबल नहीं है, अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। तो फिर जिसमें कंफर्टेबिलिटी कन्वीनियंस सबसे ज़्यादा है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, आप वो टॉपिक चूज करिए। कई बार ये रहता है कि लोग बोलते हैं कि ये स्कोरिंग है या ये पेपर स्कोरिंग नहीं है। इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं ये मानती हूँ कि इसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ। अगर आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो अगर सब लोग, बाकी कोई भी उसमें स्कोर नहीं कर रहा है, तो भी आपका स्कोर अच्छा जाएगा उसमें। क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट से ही बच्चे पास कर रहे हैं, एग्जाम निकल रहा है। जैसे इकोनॉमिक्स की मैं अगर बात करूं, तो जो मुझे याद है कि जिस ईयर मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, दिस दिस मे बी जस्ट माय ओपिनियन, लेकिन जो मेरा जो सर्कल था, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स का पेपर उस साल में अटेम्प्ट किया था, तो उनका ये धारणा था कि इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आया। मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन मुश्किल पेपर होने के बाद भी इकोनॉमिक्स का रिजल्ट अच्छा आया, मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। क्योंकि कई बार पेपर टफ होने से भी आपके एवरेज आंसर्स में आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा पेपर स्कोरिंग है, कौन सा नहीं है। मेरे हिसाब से जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाइए। क्लियर पेपर हर ऑप्शनल से ही हो सकता है। ऑप्शनल स्ट्रैटेजी के लिए जैसे मेरा स्ट्रैटेजी है सिलेबस सेंट्रिक, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सोर्स सेलेक्ट करके उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो हर ऑप्शनल का यही स्ट्रैटेजी रहता है। लेकिन ऑप्शनल के लिए जो जीएस में हम नहीं कर पाते हैं, ऑप्शनल में हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यूज करना। जीएस में क्या होता है कि मोस्टली सब करंट अफेयर बेसिस पे होता है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहता नहीं है इस साल के लिए। लेकिन अगर आप ऑप्शनल का देखें, तो ऑप्शनल का पेपर मोस्टली स्टैटिक ही होता है, और वो क्वेश्चंस आप 7-8 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर साल वो रिपीट होते हैं। तो जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें, जैसे अगर ये फर्स्ट रीडिंग चल रही है, तो उसमें टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें कि उससे आपने जो उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं वो आपकी प्रिपरेशन में कवर हुए हैं कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए हैं तो उन क्वेश्चन के आंसर्स खोजिए, उनको भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि चांसेस हैं कि वही क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे। तो जो ऑप्शनल का स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पिछले 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, उनकी आंसर राइटिंग भी करके देख ली, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल के भी मैक्सिमम क्वेश्चन 50-60% क्वेश्चन वो सेम ही होंगे और आप उनको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका मोस्टली सेकेंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है आपका प्रीलिम्स का, जो कि यूजुअली स्टार्ट होता है कि जब प्रीलिम्स होता है उससे अराउंड 3 महीने पहले, तो मुझे लगता है मिनिमम, अगर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 4 महीने भी आप कर सकते हैं, लेकिन रफली अराउंड 3 मंथ्स पहले ये फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं मोस्टली। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में मेनली आप कैसे कर सकते हैं, तो अब हम सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में फोकस करते हैं। मतलब हम टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के सिलेबस में दिया हुआ है उसको ही पढ़ते हैं, उन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ओरिएंटेशन अब सब्जेक्टिव नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से हम पढ़ते हैं। जो आपका करंट अफेयर्स वगैरह भी है वो भी आप एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और उसके नोट्स बनाते हैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप से। हो सकता है कि कोई बहुत फैक्चुअल चीज है, सी फॉर एग्जाम्पल ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप जब ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट जो बनेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से बनेंगे और उसी तरह से आप सिलेबस कवर करना चाहेंगे। इसमें मेरा एक थंब रूल ये रहेगा कि आप प्रीलिम्स का कितना ही प्रिपरेशन करिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जैसे मैंने हर बार 2 बार मैंने प्रीलिम्स दिया, हर बार मैंने कम से कम 2 इंस्टीट्यूशन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। जैसे कि मेरे टाइम पे मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया का एक ऑनलाइन किया था और एक ऑनलाइन ही किया था, विजन आईएएस का आई थिंक मैंने ऑनलाइन किया था। तो मैं उनका हर वीकेंड एक पेपर रहता था। इनसाइट्स ऑन इंडिया का थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता था, तो मैं क्या करती थी कि जैसे मान लीजिए 3 महीने या 4 महीने मुझे मिले, तो हर हफ्ते हर सैटरडे को मैं मेंस का एक विजन आईएएस का मैं एक पेपर सॉल्व करती थी, एकदम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, कि जैसे कि मैं एग्जाम दे रही हूँ। 3 घंटे या जितने घंटे का भी एग्जाम होता है उतने में मैं सॉल्व करती थी, और उसके बाद मैं उसको उसके आंसर्स चेक करती थी, उसको एनालाइज करती थी कि अगर मेरा कुछ मार्क्स लगाती थी कि मेरा अगर कुछ गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। ये सब मैं उसमें करती थी, और फिर फाइनली उसके बाद अगर उसमें से कुछ मुझे हाईलाइट करना है या मेरे नोट्स में कुछ इनकॉर्पोरेट करना है सो दैट मैं लास्ट मिनट रिवीजन कर सकूं, वो मैं करती थी। तो ये मतलब मोटा मोटी मेरा पूरा दिन उस दिन सिर्फ एक पेपर देने में ही चला जाता था। और बीच में मैं क्या करती थी, वेंसडे को एक इनसाइट्स ऑन इंडिया का भी एक पेपर इस तरह से लगाती थी। तो आप समझिए 7 डेज में से मैं अराउंड 2 डेज, इफ नॉट 2 तो एटलीस्ट मतलब 1.5 डे टाइप का, मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज पे ही फोकस करती थी, टेस्ट सीरीज देने में, प्रैक्टिस करने में, और बाकी जितना टाइम था हफ्ते में उसमें मैं प्रिपरेशन करती थी अपनी। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज दे के ही एग्जाम निकाल लिया, बाकी कुछ नहीं पढ़ा, बस उन्हीं पेपर का एनालाइज किया, उसी क्वेश्चन का आंसर समझा और उसके बाद उसी बेसिस पे उनका एग्जाम निकल गया। लेकिन सिर्फ पढ़ के विदाउट प्रैक्टिस एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिए और बाकी उसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज। इसके अलावा जब आप प्रीलिम्स आपका हो गया, तो प्रीलिम्स होने के बाद ऑब्वियसली नोबडी वेट्स फॉर द प्रीलिम्स रिजल्ट, मान लेते हैं कि क्लियर हो ही गया होगा, एंड देन वी स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द मेंस। तो मेंस के जो यूजुअली आई थिंक 3 मंथ्स का टाइम रहता है प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। और अगेन अभी इस टाइम पे जो हमने ऑलरेडी 1 साल अगर दिया है प्रिपरेशन में, तो ऑलरेडी हमारे नोट्स बन चुके हैं, हम एक बार अपना सिलेबस पढ़ चुके हैं। तो इस टाइम में हमारा मेन फोकस रहता है कि उसको रिवाइज करने का, हमारा एक रिविजन का शेड्यूल बनता है। मान लीजिए 1.5 महीने में आपने एक बार पूरा रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में फिर उसका रिवाइज किया, और उसका हर वीकेंड एक टेस्ट सीरीज उसमें मतलब देना है। हर वीकेंड नहीं तो मान लीजिए 15 डेज में जो भी विजन आइज का जैसे मैंने किया था, तो उनका जो भी शेड्यूल रहता है टेस्ट सीरीज का, वो टेस्ट सीरीज देना है। काफी बार ये दिमाग में आता है कि अभी तो हमने पूरा रिवाइज नहीं किया है या हमें कुछ आता नहीं है, तो टेस्ट सीरीज कैसे दे। तो मेरे हिसाब से ये जो एक ये इनिबिशन होती है कि हम पूरा पढ़ के ही टेस्ट सीरीज देंगे, पूरी पढ़ाई तो कभी होगी नहीं। तो इसलिए उसके चक्कर में हमें नहीं रहना है। हमें जो टेस्ट सीरीज है फर्स्ट वीक से ही, प्रीलिम्स खत्म हुआ और उसके बाद जैसे ही आपका फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है, उससे ही हमें टेस्ट सीरीज का प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट कर देना है। मतलब अगर कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसमें कुछ लिखना ही है, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना ही है, उसी से हमारा प्रिपरेशन होगा। जितने वीक्स हमें मिलेंगे हम उतने टेस्ट देके अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए देखा जाता है कि प्रीलिम्स से पहले उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अगर नहीं भी मिला है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। रोज ही कुछ ना कुछ आंसर राइटिंग करना चाहिए। जैसे कि मेरे टाइम पे जो मैंने किया था, मेरे टाइम में मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया कोई मैं मोस्टली रेफर करती थी, तो उनके 10 क्वेश्चन आते थे रोज, जो कि करंट अफेयर्स के बेसिस पे होते थे। तो उसमें से 10 तो शायद नहीं लगा पाते थे, लेकिन उसमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। और फिर उसके बाद मैं कंपेयर भी करती थी। उनके उस ब्लॉग में बहुत लोग अपने आंसर उसमें डालते थे, कॉपी मतलब अपलोड करते थे, तो उनके साथ मैं अपने आंसर्स कंपेयर भी करती थी। और अगर उसमें मुझे कुछ अच्छा लगता था, अच्छे पॉइंट्स लगते थे, या किसी ने बहुत अच्छे से लिखा होता था, तो वो भी मैं अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर लेती थी। तो इस तरह से मेनली आपका प्रिपरेशन रहेगा और फिर मेंस का पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे।
इंटरव्यू में मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि इंटरव्यू अभी आप लोग सब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इंटरव्यू के लिए मेनली बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लगता ही नहीं है। जब हमने मेंस का प्रिपरेशन कर लिया है, मेंस क्लियर कर लिया है, तो मोस्टली सभी टॉपिक्स के लिए का हमारे पास नॉलेज होता है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में मोस्टली 2 ही चीज़ें एक्स्ट्रा करनी होती हैं। एक तो डैफ प्रिपरेशन, कि मतलब आपने अपने बारे में जो लिखा है उसका एक इन डेप्थ स्टडी, आपके शहर के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, आपके बारे में, आपके हॉबीज़ के बारे में। और सेकंड चीज़ है प्रैक्टिस, जो मैंने बोला हर उसमें मैं ये कर रही हूँ, एम्फेसाइज़ कर रही हूँ कि उसमें भी मॉक इंटरव्यूज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। तो उसमें मॉक इंटरव्यू से क्या होता है कि हमें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का जवाब आपको मोस्टली पता है, अनटिल अनलेस कोई ना कोई बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन उसको तुरंत विद इन फ्यू सेकेंड्स 20 to 25 वर्ड्स में बोलना, उसके लिए एक प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो उसमें मैं यूजुअली मैं मॉक इंटरव्यूज़ ही करती, ये किए मैंने, आई थिंक 3-4 मॉक इंटरव्यूज़ मैंने दिए। तो उसमें आपका स्टाइल, वो लोग आपको फीडबैक भी देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। और साथ में मैंने ये भी किया था कि जैसे कुछ-कुछ वेबसाइट्स थी जिसमें बहुत सारे लोग अपना इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करते थे। तो उनके इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स भी मैं क्वेश्चन पढ़ के मिरर के सामने मैं आंसर देना प्रैक्टिस करती थी। तो उससे भी मेरा काफ़ी प्रैक्टिस हुआ। आपको अपने माइंड में फटाफट कुछ सेकंड्स में उसका आंसर फ्रेम कर लेना है, 20 to 25 वर्ड्स में क्रिस्प आंसर, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। अब मेंस आंसर को लेके भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि मेंस का आंसर जो है वो हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो मेंस के लिए इस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक ये सबका अपना सब्जेक्टिव रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने जो भी आंसर्स हैं वो सारे पॉइंट फॉर्म में लिखने चाहिए, माने बुलेट फॉर्म में लिखने चाहिए। मैंने भी वैसे ही किया था। हो सकता है बहुत हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन हो जो इसमें मेरे को पॉइंट समझ में नहीं आया या मुझे बहुत कम आता था उसके बारे में, तो मैंने उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखा, लेकिन मैंने सारे आंसर्स ही अपने पॉइंट फॉर्म में ही लिखे थे। तो यूजुअली जो एक मेंस का आंसर होता है उसमें स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन रहता है, विच इज़ जस्ट लाइक अ टू वन सेंटेंस, टू लाइनर, वन सेंटेंस टाइप का रहता है। उसके बाद आपके मेन पॉइंट्स आते हैं बॉडी में, और लास्ट में कंक्लूजन रहता है। तो इसी तरह से आपका मेंस का आंसर रहता है। मेरा इसमें ये भी मानना है कि कई बार कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए बना ली थी, कि जैसे कई कुछ कुछ डायग्राम्स या पाई चार्ट, मतलब कुछ ग्राफ्स, चार्ट्स, कुछ डायग्राम्स, ये सब क्या है कि आप ये क्वेश्चन रहता है कि तो ये कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए डायग्रामेटिकली किसी भी आंसर को लिखने के 8 से 10 तरीके ही होते हैं, कि आप पाई चार्ट बना सकते हैं या फिर आप उसको एक डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। इस तरह के मोस्टली आप देखेंगे 7-8 तरीके होते हैं जो आपको मिलेंगे या दिमाग में आएँगे, आप सोच पाएँगे। तो उन्हीं को सूटेबल जगह पे अप्लाई करना से क्या होता है कि आपके कुछ मार्क्स मुझे लगता है कि बढ़ते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास किसी आंसर के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसको हम सारे पॉइंट्स को इतना लिखने का टाइम नहीं है। तो उसमें हम कई बार लिखते हैं कि मेन पॉइंट्स तो लिख दिए, और कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, मान लीजिए हम कुछ कोई केस स्टडी देना चाहते हैं, कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं, या और कोई टाइमलाइन देना चाहते हैं हिस्टोरिकल, तो वो हमने डायग्राम के फॉर्म में दे दी, तो वो पॉइंट में नहीं लिखना पड़ा, और वो भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर के पास गया, जिसके मुझे लगता है कि एडिशनल मार्क्स डेफिनेटली मिलते होंगे। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। यूजुअली इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन्स, आप जब करना स्टार्ट करेंगे तो मतलब 5-6 कैटेगरीज के आप अपने लिए बना लेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में यूजुअली जो टॉपिक पूछा गया है उसके बारे में आपने कुछ एक फैक्चुअल फैक्ट दिया या उसका इंट्रोडक्शन दिया। कोई ट्रीटी के बारे में पूछा गया है कि वो इंडिया को कैसे हेल्प कर रही है, तो उस ट्रीटी के बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट दिया कि ये इन दोनों के बीच में साइन हुई थी इस साल में, इसके मेन पॉइंट्स आर फॉलोज। तो इस तरह से आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगा। और कंक्लूजन, यूजुअली कंक्लूजन ही वो एक ऐसा मतलब पार्ट है आंसर का जिसमें आप अपना पॉजिटिव थिंकिंग दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन भी है, कि जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर, जैसे मैं एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा एग्जांपल दे रही हूँ कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। तो इंडिया का इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पुअर है या मतलब उतना एडवांस नहीं है, अगर ये क्वेश्चन है, तो उसमें तो आप सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही लिखेंगे कि
इंडिया में मान लीजिए अभी डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, हम लोग पुरानी क्रॉप्स पे ही हैं, तो नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। लेकिन कंक्लूजन को आप एक पॉजिटिव नोट पे एंड कर सकते हैं कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स ये मतलब लॉन्च की हैं, जिससे हम धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो जो पॉजिटिव आउटलुक देना है किसी भी आंसर को, उसको देने के लिए कंक्लूजन इज द बेस्ट ये। और उसमें कंक्लूजन में आप अपना आंसर बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार प्रोस कॉन्स पूछा होता है, तो प्रोस कॉन्स तो दे दिए, एंड फिर एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एक मिडिल पाथ पॉइंट ऑफ व्यू ही हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि लेना चाहिए, वो आप अपना कंक्लूजन में दे सकते हैं। कुछ कुछ लोगों को मैंने ये स्ट्रैटेजी भी करते हुए देखा है किसी भी क्वेश्चन का, विच वर्क्स फॉर मेनी क्वेश्चंस नॉट ऑल क्वेश्चंस। जैसे कि वो लोग कुछ ये मल्टी डायमेंशंस नोट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो बहुत मल्टी डायमेंशनल होंगे, जिसके बारे में आपने एक साथ नहीं पढ़ा होगा, बट वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप उसको आंसर कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ लोग कुछ जैसे कि सोशल, मतलब मल्टी डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं डायमेंशन, उसका एक लिस्ट अपने दिमाग में रखते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल। तो वो उस टॉपिक को, ये 7-8 जो उनके दिमाग में डायमेंशन है, उसके एंगल से सोचते हैं, कि उस लाइट में सोचते हैं। और जब आप वो सोचते हैं, तो आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आंसर मिल ही जाता है, एंड देन यू कैन जस्ट फ्रेम इट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। मैंने जो किया था, मैं ये भी करती थी कि मैं जो कुछ टॉपर्स ने अपने आंसर बुकलेट्स अपलोड किए होते हैं ऑनलाइन या किसी वेबसाइट पे, तो मैं उनके आंसर बुकलेट्स भी पढ़ती थी, क्योंकि क्या होता है कि सबके स्टाइल अलग होते हैं। तो कई बार उनके स्टाइल से भी हम कुछ सीखते हैं कि वो कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो वो हम अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। कई बार ये फीडबैक हमें जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं, तो उनके जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो लोग भी, एग्जामिनर्स होते हैं, वो लोग भी हमें फीडबैक देते हैं। तो ये सब, या उनके मॉडल आंसर्स इशू होते हैं, तो उन मॉडल आंसर से भी कुछ आइडियाज लगते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस, विथ टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, आपका जो आंसर राइटिंग है वो और रिफाइन होता जाता है। मोस्टली मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, बट फिर भी मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख रही हूँ। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हमने मिस किया है। हाँ, इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग को लेके काफ़ी बार डाउट आता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे की जाए। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहता है कि स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर को आपको आपके सिलेबस के लेंस से देखना पड़ेगा। अगर कोई न्यूज़पेपर में ऐसा न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़ आया है, या जो एडिटोरियल आया है जो आपके किसी सिलेबस के टॉपिक में फिट हो रहा है, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट बन जाता है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ आजकल वीडियोस भी कुछ प्लेटफॉर्म पोस्ट करते हैं डेली, मतलब डेली न्यूज़पेपर का, और वो एनालाइज करते हैं, बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टार्टिंग में, जैसे आपने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उसमें आप वो हेल्प ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपको खुद का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, और फिर आप उस हिसाब से ये कर सकते हैं। लेकिन देखिए, न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, नोट्स की बहुत, मतलब न्यूज़पेपर तो एज सून एज द डेट चेंजेस, न्यूज़पेपर तो एक गार्बेज बन जाता है। तो सिर्फ न्यूज़पेपर को पढ़ लेने से नहीं होगा, उस न्यूज़पेपर को आपने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए, तो फिर न्यूज़पेपर रीडिंग का जो पर्पस है सर्व होगा। यूजुअली हम लोग जो करते थे, डेली न्यूज़पेपर डेली पढ़ते थे, और नोट्स इनकॉर्पोरेट में करती थी। लेकिन एंड में मैं कोई मैगजीन भी पढ़ती थी, जो कि कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की, या ऑनलाइन अवेलेबल रहता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सो दैट उसमें जस्ट एक बार ग्लांस, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे होते थे जो हमारे भी कवर किए होते थे, नोट्स में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किए होते थे। लेकिन कुछ कुछ नए भी होते थे जो मिस हो गए, किसी दिन न्यूज़पेपर अच्छे से नहीं पढ़ा गया, तो वो दैट इज़ लाइक अ सेकेंड चेक कि अगर कोई टॉपिक बच गया है, तो उसमें से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं।
करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जीएस तो मोस्टली करंट अफेयर्स पे ही आता है। तो करंट अफेयर्स यूजुअली हमने जो देखा है कि जिस साल आप पेपर मतलब दे रहे हैं उससे मोस्टली 6 मंथ्स आगे से, बिकॉज एक साल तो मतलब मेंस आप दे रहे हैं तो मेंस के एक साल आगे तक से मोस्टली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उससे ज़्यादा आगे तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है जो 2 साल से चल रहा है तो वो इस साल भी उसमें कुछ ना कुछ हो गई। तो आई थिंक एक साल कवर करके इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ क्वेश्चन इस तरह के मैं कवर करना चाहूँगी कि क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, तो ये बहुत नेचुरल है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्यों, और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड है, आपको रिजल्ट जो है वो तो मिनिमम एक साल के बाद पता चलेगा। तो अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना लंबा टाइम का प्रिपरेशन, और उसमें आपका ठीक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो प्रिपरेशन, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारा अनसर्टेनिटी रहता है। तो अनसर्टेनिटी जो आपका रहता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना मेंटल मेकअप बहुत स्ट्रांग रखें, बहुत पॉजिटिव रखें। मैं ये बोलूँगी कि मेंटल मेकअप पॉजिटिव रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका डेली शेड्यूल। यू शुड हैव अ शेड्यूल कि आप कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे खाना खा रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। दैट इज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ अगर आधा घंटा 1 घंटा आपने खुद के लिए निकालिए, जैसे कि मैंने जिम भी ज्वाइन किया था जब मैं ये करी थी, कुछ वर्कआउट पे फोकस करें, तो उससे जो ये इतना लंबा प्रिपरेशन है उसको आप कैरी कर पाएंगे। कई बार लगता है कि 1 घंटा हम कैसे निकालेंगे, हम पढ़ेंगे कब, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो वो 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि आपने 4 दिन बहुत सारे घंटा पढ़ाई की और उसके बाद आप बीमार पड़ गए या आप का मन नहीं हो रहा पढ़ने का। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल, इसके लिए डेली का टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे क्या करना है। और उसके अलावा आपका जो शेड्यूल, मतलब जैसे कि मैंने प्रिपरेशन को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया कि आपको 4 महीने में ये करना है, 6 महीने में ये करना है। तो उस 4 महीने का फिर वीकली ब्रेकडाउन, उस वीक का फिर डेली ब्रेकडाउन, कि आपका एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इस मंथ में मुझे ये ऑप्शनल के ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो उसके लिए मुझे इस वीक में कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, उस वीक में इतने टॉपिक्स कवर करने के लिए आज मुझे क्या पढ़ना है। तो ये आपके पास पूरा डिटेल्ड एक प्लान होना चाहिए, सो दैट आप उसको कैरी आउट कर पाए। अच्छा, और ऐसा होता है देखिए कि प्लान इज ऑन पेपर, तो प्लान कभी भी 100% आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। प्लान, लेकिन अगर आपका प्लान आप 50% 60% भी कर पा रहे हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बिकॉज दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यूपीएससी की तैयारी के लिए आजकल दिल्ली वगैरह के लिए बोलते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो बल्कि हमारे टाइम से भी ज़्यादा ऑनलाइन सोर्सेज हो गए। मतलब अगर आप जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, या आपका आप दिल्ली में ही रहते हैं या आसपास रहते हैं एंड यू कैन अफोर्ड टू गो देयर, तो बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप की सिचुएशन ये नहीं कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग से ही एग्ज़ाम क्लियर होता है। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल है, आप अपने घर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अ, ये प्लान बी के बारे में भी क्वेश्चन होते हैं कि प्लान बी रखें कि नहीं रखें। तो मुझे लगता है कि प्लान बी, मेरा कोई प्लान बी नहीं था। और आजकल जिस तरह का लाइफ है हमारा, जिस तरह का करियर है, मतलब सोसाइटी में, तो मुझे लगता नहीं है कि प्लान बी पहले से बनाने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि प्लान बी कभी भी बन सकता है। देखिए आईएएस में आके भी ऐसा नहीं है कि आप पूरा 30-35 साल का पूरा नौकरी करेंगे ही। बहुत सारे टाइम हमने देखा है हमारे ऑफिसर्स सर्विस छोड़ देते हैं बीच में या कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि उनको कुछ और फील्ड में इंटरेस्ट होता है, उनका गोल कुछ और, उनको लगता है कि कुछ और है। तो प्लान भी कभी भी क्रिएट किया जा सकता है। आप एग्ज़ाम प्रिपेयर करिए, अगर आपने सोच लिया है कि आपको यही करना है तो आप एग्ज़ाम दीजिए, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए।
और फिर अगर किसी वजह से नहीं होता है या आपका माइंड चेंज होता है तो प्लान भी तभी क्रिएट किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम में बहुत पहले से प्लान भी क्रिएट करके करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आजकल जो जॉब मार्केट है वो भी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गई हैं चीज़ें। तो इसलिए प्लान बी, आई थिंक जब आपने सोच लिया है कि आपको अब यूपीएससी नहीं देना है तभी प्लान बी क्रिएट किया जा सकता है। तो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से मोस्टली जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट सब पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेती हूँ अगर कुछ बचा है तो। मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाँ, ये कई बार बहुत होता है कि इतने सारे 20 क्वेश्चंस आपको 3 आवर्स में अटेम्प्ट करने हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए द ओनली सॉल्यूशन इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने भी ऐसा टाइम भी था जब मैंने भी आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था, तो मुझे एक आंसर इनसाइट्स ऑन इंडिया से मैंने स्टार्ट किया था। एक आंसर लिखने में मुझे कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा भी लग जाता था। तो मुझे भी लगता था कि मैं कैसे इतने सारे आंसर्स लिखूंगी, लेकिन जैसे मैं लिखती गई तो वो टाइम रिड्यूस होके 10 मिनट्स या जितना चाहिए 10-15 मिनट्स पे भी आ गया था। आई थिंक 7-8 मिनट्स ऑन एन एवरेज होता है अटेम्प्ट करने के लिए, तो उसके विद इन भी आ गया था, बट वो प्रैक्टिस से ही हो पाया। मतलब 45 मिनट्स, कैन यू इमेजिन? फर्स्ट आंसर मैंने जब लिखा था 45 मिनट्स, और फिर वो रिड्यूस होते होते 10 मिनट्स में आ गया। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और वो अपने आप जब आप इतने सारे टेस्ट सीरीज देंगे तो वो अपने आप हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं स्पेसिफिक करना चाहूँगी कि actually this is not about writing perfect answers. If you write average answers to all the questions, तो आपका एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स क्लियर हो जाएगा। वी डू नॉट वांट टू राइट अ वेरी परफेक्ट आंसर फॉर एनी वन क्वेश्चन, वी जस्ट वांट टू राइट एवरेज आंसर्स, cover most of the points, not all the points for all the questions. सी सैट, यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच जो मैंने मिस किया। सी सैट में देखा जाता है यूजुअली कि सी सैट में जो इंजीनियरिंग या जो मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत उनको ईजी लगता है, और जो आप आर्ट्स बैकग्राउंड के यूजुअली मेरे जो फ्रेंड्स थे उनसे जब हम बात करते थे तो लगता था उनको थोड़ा सा वो पेपर टफ लगता है। तो इसमें यही मेरा ये रहेगा कि उसमें भी बहुत टॉपिक वाइज उसमें दिया हुआ है कि किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो मोस्टली एक ही रहता है। तो उस टॉपिक का आप जैसे कि हमारे टाइम में तो रीजनिंग की एक बुक आती थी आर एस अग्रवाल करके, मतलब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने वही बुक कंटिन्यू की थी। उसमें हर तरह के क्वेश्चन रहते थे, तो उसको उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसमें सोल्यूशन भी रहते थे तो पता चल जाता था कि कैसे। लेकिन अगर आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही तो सी सेट, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है, जैसे कि लोग कैट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो उसके लिए कोचिंग लेते हैं। तो अगर आपको मुश्किल हो रही है तो इसके लिए आप कोचिंग ले लीजिए, तो वो क्या करेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के लिए किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है वो बता देंगे। और अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है, वो क्लियर हो जाता है, फिर आप मतलब प्रीवियस ईयर में, क्योंकि क्वेश्चन तो सिमिलर ही हैं, लास्ट 5-7 साल के अगर प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आप उसको, आपका लेवल इतना हो जाएगा कि आप उसको क्लियर कर पाएंगे। एग्जाम का प्रिपरेशन साथ साथ में भी लोग करते हैं। जैसे मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने भी जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट था वो जस्ट कॉलेज से पास आउट, मैं अप्रैल मई में पास आउट हुई, और उसके बाद हमारे टाइम पे जून जुलाई में आई थिंक ये था प्रीलिम्स था, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तभी दे दिया था अपना। और मैंने कॉलेज में बहुत ज़्यादा अपना स्टडी नहीं किया था, सिर्फ वो बेसिक, मतलब बेसिक बुक्स वगैरह ही सिर्फ पढ़ी थी, टॉपिक बाय टॉपिक में नहीं कवर कर पाई थी। लेकिन मैंने एग्जाम दे दिया था। तो इसमें मेरा ये मानना है, क्योंकि अटेम्प्ट्स बहुत सारे हैं, मतलब 5-6 अटेम्प्ट्स हैं, हो सकता है आप उतने अटेम्प्ट्स यूज़ भी ना करें। अगर मतलब क्लियर नहीं होता है तो 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद ही आपको लगे कि अब बहुत साल हो गए हैं, आप छोड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि मतलब अटेम्प्ट्स की कमी मोस्टली नहीं, मोस्टली केसेस में नहीं लगती है। तो इसलिए अगर आपने सोच लिया कि आपको करना है तो you just give the attempt, don't wait for preparation to happen कि एक साल में प्रिपेयर करूंगा उसके बाद ही मैं अटेम्प्ट करूंगा। आप जितना भी पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा है, आप पेपर अटेम्प्ट कर दीजिए,
क्योंकि आपका जो लेवल अगर आपने एक अटेम्प्ट किया और उसमें आपका जो प्रिपरेशन होगा उस रश में कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपका जो सेकंड अटेम्प्ट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी क्लियर होता है, तो आपका सेकंड लेवल में जो प्रिपरेशन का लेवल होगा या जो एक आपका लेवल आएगा उसका, तो वो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप सिर्फ वैसे ही उसको पढ़ेंगे तो वो उतना उसमें सीरियसनेस नहीं आ पाती। इसलिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप अटेम्प्ट लीजिए। कई बार ये भी देखा जाता है कि थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आपका प्रिपरेशन का डायरेक्शन ठीक है कि नहीं, आपको नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए ना टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट सीरीज में देखेंगे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जब आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा मेंस आंसर राइटिंग में, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसमें कुछ भी मतलब सेल्फ डाउट में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए भी मैं वर्कआउट्स और एक्सरसाइज और अपने लिए घंटा निकालने के पे फोकस करती हूँ, क्योंकि उससे आपका जो मेंटल मेकअप है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। कई बार मेरे को भी काफ़ी लोग, मेरे कलीग्स अप्रोच करते हैं, सीनियर्स अप्रोच करते हैं जिनके बच्चे भी स्कूल में हैं, कि कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो इसके लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में या अगर आप अभी कॉलेज में हैं फर्स्ट ईयर वगैरह में, तो उसमें इतना यूपीएससी प्रिपरेशन स्पेसिफिक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अपना बेस बिल्डअप करिए, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़िए, जो 12th 11th 12th में जो आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ 1 या 2 साल का है, उसके लिए पूरा बचपन से या 6-7 साल लगाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ अगर पहले से भी जॉइन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू प्रैक्टिस एज़ मच एज़ पॉसिबल। मैं हमेशा प्रैक्टिस पे ही फ़ोकस करूँगी। मेरा जैसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो मेरे ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स आए थे, क्योंकि उसका रीज़न यही था क्योंकि मेरा ऑप्शनल मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अ, मेरी वो मतलब ये ठीक नहीं था मेरा डिसीजन। नेक्स्ट टाइम पे मैंने बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, मेरे आंसर्स बहुत रेडी थे लिखने के लिए, तो इस वजह से ही मेरा इतना अच्छा स्कोर आ पाया ऑप्शनल में। काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट लोग ही यूपीएससी क्लियर करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि यूपीएससी मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग तो हायर स्टडीज करने चले जाते हैं, और बहुत अच्छे जैसे हायर स्टडीज या फिर जैसे जो ये बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स है जिसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड चाहिए, उसमें चले जाते हैं। तो वो जॉब्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे इस प्रिपरेशन से। तो ये बहुत एक एवरेज जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन्स के लिए ही है। इसमें एक्चुअली कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें तो कोई भी एक एवरेज पर्सन इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। और जहाँ तक की बात है फाइनेंशियल पोजीशन, अगर कई बार ऐसा लगता है कि सम सम कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो जॉब के साथ भी प्रिपेयर करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू सिट एट होम। तो ऐसा भी है, सभी लोगों ने किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें नंबर ऑफ आवर्स आप, क्योंकि 1 साल की प्रिपरेशन है, नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, 8-9 घंटे दे रहे हैं, दैट डज़ नॉट मैटर सो मच। अगर आप 3 घंटे भी दे पा रहे हैं दिन में, लेकिन आप 1 साल कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो भी लोगों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि आप सब कुछ कवर नहीं कर पा रहे हैं तो टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करें। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को प्रायोरिटाइज करें, उस वो बिल्कुल हो पाएगा। और आजकल क्योंकि ऑनलाइन इतने सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जो एक डिपेंडेंसी थी कि कोचिंग पे जिसके लिए बहुत फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए, वो भी आजकल उतना नहीं रहा है। आई थिंक यूपीएससी क्लियर करने के लिए सिर्फ कंसिस्टेंसी और आपका डेडिकेशन मैटर करता है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आप किस कॉलेज से हैं, किस स्कूल से हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करते, क्योंकि आपके सामने ही सब टॉपर्स हैं। सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग तरीके के सिचुएशन से आते हैं, तो अगर फिर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। आई थिंक मैंने सभी टॉपिक्स
क्वेश्चंस जितने मैं देख पा रही हूँ मैंने सब कवर करने की कोशिश की है। आईएएस के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि देखिए आईएएस जब हम भी पढ़ रहे थे तो यही पता था कि आईएएस एसडीएम होता है, डीएम होता है, इससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा नहीं पता था। तो वो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा, एक बहुत ऐसा फेज़ रहता है आईएएस के करियर में जो बहुत इम्पैक्टफुल होता है जब आप डीएम होते हैं, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फेज़ भी होता है। और आई थिंक एक डीएम क्या करता है, उसकी क्या, वो सब आपको मोस्टली पता होगा। सबने अपने डिस्ट्रिक्ट में डीएम को थोड़ा बहुत देखा होता है, बहुत करीब से तो नहीं देखा होता, लेकिन फिर भी एक हल्का-फुल्का आइडिया होता है। लेकिन उसके अलावा भी मैं बोलना चाहूँगी कि मैं आईएएस, क्योंकि मैं खुद आईएएस में हूँ, तो आईएएस का ही अच्छे से बता पाऊँगी कि आईएएस में बहुत ज़्यादा डाइवर्स प्रोफाइल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स इतने सारे अलग अलग हैं, ऑलमोस्ट हर ह्यूमन का एस्पेक्ट कवर करते हैं। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते हैं, जिस भी प्रोफाइल में पोस्टेड होते हैं, तो आपका नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम चेंज हो जाता है। और इसमें बहुत डाइवर्सिटी भी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है। कई बार आप अगर स्कूल एजुकेशन में है तो आप कई बार स्कूल का करिकुलम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनका कैसे मार्क्स बढ़ा दिए जाएँ। और अगर मान लीजिए आप इंडस्ट्री सेक्टर में हैं तो आपका जो वर्क प्रोफाइल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम चेंज हो जाती है कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप किया जाए। हेल्थ में है तो एकदम चेंज हो जाता है, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि हर सेक्टर के अपने चैलेंजेस, अपने सॉल्यूशंस। तो और कई बार जैसे नॉट ओनली दिस, जैसे कुछ लोगों को एंटरप्रेन्योरियल एक मतलब नैक होता है, दे वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स, तो उसके लिए भी आईएएस में है। बिकॉज आपको पता है बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, तो उसमें जब आप होते हो तो वो आपकी खुद की कंपनी नहीं होती, लेकिन उस कंपनी का किस तरह से टर्नओवर बढ़ाया जाए, किस तरह से प्रॉफिट बढ़ाया जाए, आप उस पे काम करते हो। तो इस तरह से अलग-अलग बहुत सारे वर्क प्रोफाइल्स हैं आईएएस में, अलग-अलग हैं। और चैलेंजेस चैलेंजेस आई थिंक जो नॉर्मल, आई थिंक हर जॉब में ही चैलेंजेस होते हैं, और कोई ऐसे स्पेसिफिक चैलेंज तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि वर्क डीएम की चैलेंजेस अलग हैं, आज अगर आप किसी कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं तो आपकी चैलेंजेस अलग हैं। तो वो बट वो इतने ज़्यादा भी नहीं होते कि वो आपके काम को इम्पैक्ट करें। आप इतने स्मार्ट होते हैं कि आप उसको चैलेंजेस को सॉल्व करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं। सो आई थिंक आई विल एंड हियर। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का कोशिश की है। और लास्ट में आई जस्ट वांट टू थैंक यूपीएससी टाइम, क्योंकि मेरे को बहुत साल हो गए थे एग्ज़ाम क्लियर किए हुए, और बहुत दिनों से आई थिंक आई हैव नेवर टच दिस टॉपिक अगेन कि कैसे प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन एंड कैसे किया जाए। और एस्पिरेंट से भी इंटरेक्शन किए हुए बहुत टाइम हो गया था, सो उनकी वजह से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, मैं इंटरेक्शन कर पाई। सो आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी, एंड इट इज़ आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर इनिशिएटिव कि I could do it, I could talk to all of you. So I will end my live stream here. Thank you so much and all the best. I hope कि yeah, I hope no, I know that in coming years we, I'll be meeting you, or will getting some text message from you कि आपसे तब बात हुई थी या ये सेशन आपने अटेंड किया था, and then eventually obviously all of you or some of you who will decide to give this exam will eventually land up in the service. And so looking forward to seeing seeing you as colleagues in future. All the best to you. Stay happy, stay positive, and surely you will clear the exam. Thank you.